जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th DPI द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र सेट द पार्ट 3 जो 2022-23 का है को सॉल्व करेंगे। न्यून मांग या अभावी मांग के कोई दो कारण बताइए। न्यून मांग का पहला कारण है सार्वजनिक व्यय में कमी। यदि मान लीजिए सरकार आप लोगों को छात्रवृत्ति कम दे तो आप लोग मार्केट में मांग भी क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं। और मांग कम होने से अभावी मांग की स्थिति या न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी यदि सरकार व्यय कम करे, छात्रवृत्ति के रूप में आपके पास व्यय किए जाते हैं, यदि सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी तो क्या होगा, जनता के पास क्रय शक्ति, जो आपके पास पैसा होता है उसे क्या कहते हैं, क्रय शक्ति। तो सरकार के पास, जनता के पास क्रय शक्ति कम पहुंचेगी, मांग कम होगी और अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी ओर कर नीति, यदि मान लीजिए सरकार किसी वस्तु के ऊपर टैक्स अधिक लगाएगी तो उससे क्या होगा कि वह वस्तु महंगी हो जाएगी और वस्तु के महंगी होने से आप उसको कम क्रय करेंगे और कम क्रय करने से अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बस इतने वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि यदि सरकार, आपको यही लिखना है कि यदि सरकार किसी वस्तु पर कर अधिक लगाती है तो वस्तु महंगी हो जाती है, लोग उसे कम क्रय करते हैं और अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आय के स्तर घटने या बढ़ने का मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये महीने की जगह 1 लाख रुपये महीने हो जाए, यानी आप क्या हो गए, धनी व्यक्ति। अब धनी व्यक्ति आप हो गए तो आपकी मांग कैसी हो जाएगी, धनी व्यक्ति की मांग प्रायः, चलिए एक बार फिर देखते हैं कि यदि आपकी आय बढ़ जाए, 1 लाख रुपये महीने हो जाए, यानी आप क्या हो गए, धनी व्यक्ति हो गए। धनी व्यक्ति यानी आपके पास धन अधिक है। अब आपकी मांग कैसी होगी, बेरोजगार। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच बेरोजगार होती। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़े तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके पास धन है, आप वस्तु को उस धन से खरीद सकते हैं। यानी जैसे एप्पल के फ़ोन की कीमत कितनी बढ़ती है लेकिन उसकी मांग में कमी नहीं आती, क्योंकि एप्पल का फ़ोन धनी लोग खरीदते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी मांग बहुत अधिक लोचदार होगी। क्यों? क्योंकि वो कम कीमत पर मांग बढ़ा देगा और अधिक कीमत पर मांग घटा देगा। तो आपको दो ही बातें याद रखना है कि आय स्तर बढ़ने पर मांग कैसी हो जाती है, बेलोचदार हो जाती है, और आय स्तर घटने पर मांग कैसी हो जाती है, अत्यधिक लोचदार। दोनों के एक उदाहरण लिख दीजिए, हो गया कंप्लीट आंसर। इसके बाद है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। पहला है समाज में धन का वितरण। आपको क्या याद रखना है, दो ही चीज़, लोचदार और बेलोचदार। लोचदार का अर्थ होता है मांग कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, और बेलोचदार का मतलब होता है, या अधिक लोचदार या बेलोचदार लिख सकते हैं आप इसको। तो आपको केवल दो वर्ड याद रखना, अधिक लोचदार और कम लोचदार। यदि मान लीजिए मांग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो मांग कैसी है, अधिक लोचदार। और मांग जो है कम बढ़ सकती है, कम घट सकती है, तो इसका मतलब क्या है, मांग कम लोचदार। बस ये कम और अधिक लोचदार वर्ड आपको याद रखना है। अधिक लोचदार यानी मांग अधिक कम बढ़ हो सकती है, कम लोचदार यानी मांग कम घट बढ़ हो सकती है। अब देखिए, समाज में धन का वितरण। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबके पास धन जो है वो कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। तो धन का वितरण कैसा हो जाएगा, समान। धन का वितरण समान हो जाएगा, सबके पास पैसे हैं तो सब लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, यानी मांग क्या हो जाएगी, अधिक लोचदार हो जाएगी। धन का वितरण असमान, केवल इस बच्चे के पास पैसे हैं बाकी किसी के पास नहीं, तो यही मांग करेगा, बाकी लोग मांग नहीं कर पाएंगे, तो मांग क्या हो जाएगी, कम लोचदार हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, धन का वितरण समान होने पर मांग अधिक लोचदार होती है और असमान होने पर कम लोचदार होती है।
समय का प्रभाव, यदि आपके पास समय कम है तो मांग कम लोचदार होगी, क्योंकि आप मांग को समय कम होने के कारण कम ही मांग बढ़ाएंगे और कम ही घटाएंगे। और यदि आपके पास समय अधिक है तो आपकी मांग अधिक लोचदार होगी। उपभोक्ता की आदत, यदि आपको किसी वस्तु की आदत लग जाए, जैसे शराबी को शराब की आदत लग जाती है, वह उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार हो जाएगी। वस्तु के गुण जो है, यदि वस्तु जो है अनिवार्य वस्तु है, जैसे जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, रोटी के बिना नहीं रह सकते, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार। जैसे गर्मियों में पंखा क्या है? अनिवार्य वस्तु है, बेलोचदार। कूलर क्या है? आरामदायक वस्तु, इसकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी, यानी इसकी कीमत कम होने पर आप इसे ज़्यादा खरीदेंगे और कीमत बढ़ने पर कूलर को कम खरीदेंगे। सीमांत उपयोगिता का अर्थ और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण बताइए। तो सीमांत उपयोगिता क्या है का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने एक रोटी खाई और आपको उपयोगिता कितनी मिली? मान लीजिए 30 मिली। भूखे बहुत थे, उपयोगिता ज़्यादा मिल गई। दूसरी, अब थोड़ा पेट भर गया तो उपयोगिता कितनी मिलेगी? 20। तीसरी रोटी से उपयोगिता 10। बस आप इतनी ही रोटी खाते हैं, इसके बाद भी आप रोटी खाते जाएंगे तो आपको उपयोगिता क्या होगी? 0 मिलेगी। फिर भी खाएंगे तो तबीयत खराब होने लगेगी तो -10 उपयोगिता मिलेगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या है कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता, हर वस्तु की अतिरिक्त इकाई से जो आपको उपयोगिता मिल रही, वह क्या है? सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। अब इसके लागू होने के कारण क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का कारण है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जैसे एक रोटी और दूसरी रोटी जो होगी वो एक जैसी तो नहीं हो सकती। दूसरा, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति जिससे बहुत भूख लग रही है, पहली रोटी में उसकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक है और दूसरी रोटी में तीव्रता कम है, इसलिए दूसरी रोटी से उसे उपयोगिता कम मिलेगी। तो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा, विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि। एक समय में आप एक ही आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं, और जब आप एक ही आवश्यकता को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी एक समय में आप एक रोटी के बाद दूसरी रोटी, तीसरी रोटी खाएंगे, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का कारण है। निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं? निम्न स्तरीय वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। यानी मान लीजिए कि आपकी आय जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा? निम्न स्तरीय वस्तु को आप देखें तो जैसे घी है, तो घी की तुलना में डालडा जो है वो निम्न स्तरीय वस्तु है। अगर आप डालडा कब खरीदेंगे? जब आप घी को नहीं खरीद सकते, तो आप कम पैसे वाला डालडा खरीदेंगे। यदि आपकी आय बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? डालडा के स्थान पर घी खरीदेंगे। दूसरी ओर, यदि आपकी आय कम हो जाए तो आप क्या करेंगे? डालडा खरीदेंगे। तो निम्न स्तरीय वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? जिनका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने पर इनका उपभोग कम हो जाता है और आय कम होने पर इनका उपभोग बढ़ जाता है। बस ये अंडरलाइन वर्ड याद रखें। निम्न स्तरीय वस्तु जो होते हैं वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर करती हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति के लिए डालडा जो है निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए वह निम्न स्तरीय वस्तु नहीं है। जैसे कि तो निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती हैं? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होती है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? ज्वार, बाजरा, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली वस्तुएं, टोन्ड मिल्क, ये निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। लेकिन आजकल क्या है कि इन्हें निम्न स्तरीय वस्तु नहीं माना जा रहा, जबकि अर्थशास्त्र में इन्हें निम्न स्तरीय वस्तु माना जाता है।
बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। देखिए, जैसे कि टमाटर कभी 10 रुपये किलो मिलते हैं, कभी 8 रुपये किलो और कभी 12 रुपये किलो। तो टमाटर के जो रेट हैं वो 10 रुपये से कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। तो 10 रुपये क्या है, सामान्य मूल्य है, जो कि लगभग इस मूल्य पर स्थिर होता है। जबकि बाज़ार मूल्य क्या है, बाज़ार मूल्य कभी कभी बदल जाता है। रोज़ डेली आप चाहेंगे तो बाज़ार मूल्य अलग अलग मिलेगा। तो बाज़ार मूल्य अलग अलग होता है प्रतिदिन, लेकिन सामान्य मूल्य जो है उनका औसत होता है, इसलिए ये क्या होता है, सामान्य मूल्य स्थिर बना होता है। तो बाज़ार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर क्या है, बाज़ार मूल्य अल्पकालीन होता है, रोज़ डेली टमाटर के रेट बदलेंगे, लेकिन सामान्य मूल्य दीर्घकालीन है, लगभग 10 रुपये दीर्घकालीन मूल्य कहलाएगा। सामान्य मूल्य वास्तविक होता है, वास्तव में बाज़ार में जाके इस मूल्य पर आप वस्तु को खरीद सकते हैं। जबकि सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, 10 रुपये के आसपास घूम रहा है, हो सकता है 10 रुपये कभी भी ना हो, लेकिन चूंकि 10 रुपये के आसपास मूल्य घूम रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, सामान्य मूल्य 10 रुपये है। तो यह काल्पनिक भी है। संतुलन, बाजार मूल्य जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन का अर्थ होता है कि ये आज 8 रुपये किलो मिल रहे हैं, कल 12 रुपये किलो मिलेंगे, यानी संतुलन केवल एक दिन का है, दूसरे दिन भंग हो जाएगा, अस्थायी संतुलन है। जबकि सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का स्थायी संतुलन है। मांग प्रभाव, बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक होता है। बाजार मूल्य में यदि आप कहें दुकानदार से कि हम ज़्यादा टमाटर में खरीदेंगे, तो वो आपको जो है सस्ते में देगा, मांग का प्रभाव अधिक होगा। जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। जैसे बाजार मूल्य क्या है, टमाटर नाशवान वस्तु है, इसकी होगी, और सामान्य मूल्य टिकाऊ वस्तुओं की होती है, जैसे फर्नीचर। तो फर्नीचर वाला सस्ते में ना बेच कर क्या करेगा, उसको स्टॉक में रख लेगा, यानी सामान्य मूल्य में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। पूर्ति के विभिन्न प्रकार समझाइए। पूर्ति का पहला प्रकार है बाजार पूर्ति या अति अल्पकालीन पूर्ति। यदि आपको ये पॉइंट कठिन लगे तो आप ये लिख सकते हैं, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। अब अति अल्पकालीन पूर्ति कौन सी पूर्ति को कहते हैं, जिसमें पूर्ति स्थिर रहती है, मतलब मांग बढ़ जाए लेकिन आप पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या है, अति अल्पकालीन। ये कुछ दिन या कुछ घंटे की होती है। इसके बाद अल्पकालीन पूर्ति वह पूर्ति होती है जिसमें जो पूर्ति करता होता है या बेचने वाला होता है, उसके पास इतना समय होता है कि वह मांग के अनुसार पूर्ति में थोड़ी सी कमी या वृद्धि कर सकता है, अधिक नहीं कर सकता। स्टॉक में माल रखा है, यदि मान लीजिए किसी त्यौहार पर नारियल की मांग बढ़ जाए, स्टॉक से मांग निकाल के, स्टॉक में जो नारियल रखे हैं वो निकाल के वो मांग की पूर्ति कर सकता है। यानी आपको किस बात को याद रखना है, अति अल्पकालीन पूर्ति में क्या होता है, पूर्ति स्थिर होती है। अल्पकालीन पूर्ति में क्या होता है, थोड़ी सी पूर्ति में कमी या वृद्धि कर सकता है। इसके बाद दीर्घकालीन पूर्ति, इसमें क्या होता है कि पूर्ति पर्याप्त होती है, आप नई फर्म भी स्थापित कर सकते हैं, यानी मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। संयुक्त पूर्ति क्या होती है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की एक साथ पूर्ति होती है तो उसे संयुक्त पूर्ति कहते हैं। जैसे विनोला एक प्रकार का फूल होता है, जिससे कि इस फूल में कपास लगी होती है। अब यदि आपने विनोला ख़रीद लिया तो आपको कपास भी मिलेगी, और आज जिस मशीन से आप इस विनोले से खली भी बन जाती है, जब मशीन में ये विनोला आप डालेंगे, कपास को निकाल लेंगे और मशीन में डालेंगे तो उससे तेल और खली दोनों चीज़ें मिलेंगी। यानी आपने ख़रीदा तो विनोला था और आपको तेल भी मिला, खली भी मिली और कपास भी मिला। इसके बाद सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति का अर्थ होता है कि एक वस्तु की बहुत अधिक स्रोतों से पूर्ति होना। जैसे आपको यदि शक्ति की ज़रूरत है तो आप बिजली
की पूर्ति कोयले से, पानी से, सूर्य की किरणों से, वायु से, इन सभी स्रोतों से आपको बिजली प्राप्त हो सकती है। तो इसे हम सामूहिक पूर्ति कहेंगे। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। एक अच्छी मुद्रा में सुपरिचयता का गुण होना चाहिए, मतलब वो मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होना चाहिए कि जो जन सामान्य है वह उस मुद्रा को आसानी से पहचान सके। सामान्य स्वीकृति मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होना चाहिए कि लोग उसे सहर्ष स्वीकार करने लेने से इनकार न करें। वहनीयता, जैसे सिक्के एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में परेशानी होती है, जबकि नोट हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ की मुद्रा बनी होना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में सुविधा हो। टिकाऊपन, सिक्के जो हैं वो टिकाऊ होते हैं और नोट जो हैं जल्दी से कट फट जाते हैं। तो मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होना चाहिए जो कि टिकाऊ हो, मतलब जल्दी मुद्रा खराब ना हो, कई वर्षों तक चलती रहे मुद्रा। मुद्रा गुणक क्या है, इसका मूल्य क्या निर्धारित करता है, इसे हम पहले एक चित्र से समझते हैं। देखिए मुद्रा गुणक कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए। अब आपने 100 रुपये जो बैंक में जमा किए तो बैंक क्या करेगी, 10 रुपये कोष में रख देगी और 90 रुपये किसी को ऋण देगी। 90 रुपये ऋण देगी का अर्थ क्या है, अब यदि मान लेते हैं कि 90 रुपये ऋण देगी का अर्थ यह है कि 90 रुपये किसी के कोष में जमा कर दिए जाएंगे। इसको एक और आप तरीके से, 100 रुपये आपने आप बैंक गए और आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए। बैंक ने 10 रुपये अपने कोष में रखे और 90 रुपये किसी को ऋण दे दिए। अब ये ऋण देगी ना, ऋण का मतलब है कि बैंक ये 90 रुपये किसी के खाते में जमा करेगी। कैश में जो है पैसे बैंक नहीं देती बल्कि खाते में जमा कर देती। तो पहले बैंक के पास केवल 100 रुपये जमा थे, अब बैंक की जमा क्या हो गई, 100 रुपये और 90 रुपये, 190 रुपये बैंक की जमा हो गए। अब मान लीजिए बैंक ने 90 रुपये और किसी को ऋण दे दिए। तो 90 रुपये ऋण कैसे देगी बैंक, कि 90 रुपये में से ऋण देने के लिए 10% यानी 9 रुपये तो कोष में रखेगी और 81 रुपये किसी को ऋण देगी, यानी 81 रुपये फिर किसी के खाते में जमा हो गए। अब बैंक की कुल जमा कितनी हो गई, एक तो बैंक के पास 10 रुपये जमा है, दूसरे 90 रुपये जमा है और तीसरे व्यक्ति के खाते में 81 रुपये जमा है। फिर 81 रुपये का 10% यानी 8.1 पर तो कोष में रखेगी, बाकी ऋण में दे देगी। तो इस प्रकार यदि बैंक ऋण देती जाए तो क्या होगा कि 100 रुपये जो हैं उससे बैंक 10,000 रुपये तक अपने खातों में जमा कर सकती है बार बार ऋण देकर। यानी 100 गुणक आपको क्या बताएगा कि जो है 100 रुपये कितना गुना बढ़ सकते हैं। 100 रुपये कितना गुना बढ़ गए, 100 रुपये 10,000 हो गए, है ना। तो 100 रुपये 100 गुना बढ़ गए। तो गुणक का मूल्य आपको क्या बताता है कि जो धनराशि आपकी मूल बैंक में जमा होगी वो कितना गुना बढ़ सकती है। गुणक का जो मूल्य होता है, गुणक होता क्या है, अच्छा हाँ, जो यदि 10% है और एक गुणक जो है 10% है तो आपके 100 रुपये 10,000 में नहीं बल्कि 1,000 रुपये में परिवर्तित होंगे। लिखेंगे कैसे, गुणक क्या है। मुद्रा गुणक नकद कोषानुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नकद कोषानुपात यानी 100 रुपये आपने बैंक में जमा किए थे, उसका 10% जो है 10 रुपये आपने जो कोष में रखे थे वो नकद कोषानुपात होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, जो चीज़ आप बटे के नीचे लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा। यानी यदि आप 1 रुपये बैंक में जमा करते हैं, नकद कोषानुपात 0.05 है तो वो क्या होंगे, 20 रुपये अंतिम जमा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब मुद्रा गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है। मुद्रा गुणक का मूल्य यह निर्धारित करता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने पर, उच्च शक्ति मुद्रा यानी जो हमारी केंद्रीय बैंक है और जो हमारी सरकार है जो मुद्रा को जारी करती है वह उच्च शक्ति मुद्रा होती है। अब ये उच्च शक्ति मुद्रा जो है
उसको तो सरकार ने और बैंक ने जारी किया, लेकिन मुद्रा की अंतिम पूर्ति में कितना गुना परिवर्तन होगा। यदि मान लीजिए कि 100 रुपये जारी किए, 10% गुणक है, तो मुद्रा की अंतिम पूर्ति कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक, ये मुद्रा गुणक का फॉर्मूला है MM, मनी मल्टीप्लायर बराबर सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी, यानी 1 मिलियन जमा से वाणिज्यिक बैंक 10 मिलियन तक की अंतिम धन की पूर्ति को बढ़ा सकती हैं। मांग के नियम के अपवाद। गिफिन वस्तुएं जैसे घी जो है उसकी तुलना में डालडा गिफिन वस्तु है। यदि मान लीजिए डालडा की कीमत कम हो जाए और जो घी है उसकी कीमत बढ़ जाए, या घी की कीमत को अभी हम कांस्टेंट रखते हैं, डालडा की कीमत कम हो गई। अब एक गरीब व्यक्ति डालडा क्यों खाता है? क्योंकि घी की कीमत अधिक है। अब यदि डालडा की कीमत कम हो जाएगी तो वह डालडा से जो पैसे बचेंगे उनसे वह घी को खरीद सकता है। इसलिए गिफिन वह क्या करेगा? डालडा कम खरीदेगा और जो पैसे बचेंगे उनसे घी खरीद लेगा। तो गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होने पर व्यक्ति, उपभोक्ता जो होता है वो उसकी मांग और घटा देता है। तो यह मांग के नियम का अपवाद है। अपवाद का मतलब, मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग, किसी वस्तु की जो मांग है वो घट जाती है। तो अपवाद का मतलब उल्टा, यानी कीमत बढ़ी तो मांग भी बढ़ गई, कीमत घटी तो मांग भी घट गई, तो ये क्या हो गया? अपवाद। तो मांग के नियम का पहला अपवाद क्या है? गिफिन वस्तुएं, इनकी कीमत घटने पर मांग और घट जाती है। उल्टा होता है, कीमत घटने पर मांग हमेशा बढ़ती है मांग के नियम के अनुसार, लेकिन गिफिन वस्तुओं के साथ उल्टा होता है, कीमत घटने पर मांग और घट जाती है। अज्ञानता का प्रभाव। मान लीजिए कि आप घर के अंदर हैं और एक ठेले वाला टमाटर बेच रहा है और वो टमाटर कहे 1 रुपये किलो है। आप सोचोगे ख़राब होंगे इसलिए इतने सस्ते हैं, आप नहीं लेंगे। तो अज्ञानता के कारण क्या हुआ? कीमत तो घटी लेकिन मांग भी घट जाती है। तीसरा है वस्तुओं की दुर्लभता। वस्तुओं की दुर्लभता का अर्थ है कि जैसे कि खाड़ी युद्ध में तेल की कमी की संभावना थी, तो क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि भविष्य में तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, खाद्यान्न की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी कीमत घटी भी नहीं है लेकिन मांग क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका। तो भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की आशंका होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई युद्ध है, आपको लगे कि युद्ध के कारण कीमत बढ़ जाएगी। अभी कीमत वस्तु की बढ़ी है लेकिन युद्ध की आशंका के कारण आपने मांग को बढ़ा दिया कि भविष्य में और महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ गई, जबकि कीमत बढ़ने पर मांग घटना थे। तो भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना होने पर कीमत बढ़ने पर भी मांग और बढ़ जाती है। रुचि फैशन में परिवर्तन। रुचि फैशन में परिवर्तन का अर्थ है कि कोई वस्तु यदि फैशन में नहीं होती है, अब उसकी कीमत कम भी हो जाए तो भी उसकी मांग नहीं बढ़ती, क्योंकि अभी वो फैशन से बाहर हो गई है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। मांग के नियम का आधार। मांग का नियम क्या बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, और उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे पहले उपयोगिता बढ़ती है और एक बिंदु के पश्चात घटने लगती है। अब मांग के नियम की व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे करता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि अधिक इकाइयों का उपभोग कर, जब हमें कम, जैसे हमने शुरू में 1 रोटी खाई तो उससे हमें जो उपयोगिता मिली वो ज़्यादा थी। अब हम अतिरिक्त रोटियों का उपभोग तभी करेंगे जबकि वह हमें कम कीमत पे मिलेगी, इसलिए कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसी नियम पर आधारित है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि यदि हम 1 रोटी के बाद दूसरी तीसरी रोटी खाएं तो हमें उपयोगिता क्या होगी? घटती जाएगी। इसलिए हमें पहली रोटी के बाद दूसरी पूड़ी, उसके बाद गुलाब जामुन खा लेना चाहिए। तो हमें क्या होगा? उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि सभी इकाइयों से उपयोगिता समान प्राप्त होगी। इसके बाद है यह नियम के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। यदि उत्पादक केवल केले का उत्पादन करे तो केला केला तो व्यक्ति खाएगा नहीं,
क्योंकि एक ही वस्तु का उपभोग करेगा तो उपयोगिता घटेगी, इसलिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करके उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। इसलिए उत्पादक विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसकी मांग बढ़े और उसके लाभ में भी वृद्धि हो सके। आधुनिक जो कर प्रणाली है वह भी कार्य प्रणाली नहीं है, ये कर है, इसमें संशोधन करना। आधुनिक कर प्रणाली का आधार भी यही है। देखिए, अमीरों पर सरकार ज़्यादा कर लगाती है, हमारे यहाँ प्रगतिशील कर आरोपण है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि अमीर व्यक्तियों पर कर ज़्यादा लगाया जाता है और गरीब व्यक्तियों पर कर कम लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक अमीर व्यक्ति को 1 रुपये की कोई उपयोगिता नहीं है या उपयोगिता कम है, और एक गरीब के लिए 1 रुपये की उपयोगिता अधिक है। अमीर के लिए धन की उपयोगिता कम है इसलिए उस पर अधिक कर लगाया जाता है, गरीब के लिए धन की उपयोगिता अधिक है इसलिए उस पर कम कर लगाया जाता है, जिससे धन का वितरण समान भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तत्व और विशेषताएं एक ही होती हैं। उत्पादन फलन की पहली विशेषता है, उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, ना कि आर्थिक। इंजीनियरिंग समस्या यानी उत्पादन फलन आपको क्या बताता है कि आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस यानी उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो ये उत्पादन की मात्रा को बताता है। एक तरफ साधन होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, मात्रा। तो ये उत्पादन की मात्रा को बताता है, आर्थिक समस्या यानी मूल्य को नहीं बताता। उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष है, यानी उत्पादन फलन का संबंध कीमत से नहीं केवल मात्रा से है। उत्पादन फलन दी हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उत्पादन फलन क्या मानता है कि आप हल से खेती कर रहे हैं तो हल से ही करें और ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो ट्रैक्टर से। उत्पादन फलन जब आप ज्ञात करते हैं तो उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन फलन साधनों की प्रतिस्थापना की संभावना को स्वीकार करता है। उत्पादन फलन ये मानता है कि यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो भूमि आप स्थिर रखें, या तो आप श्रमिक बढ़ा दें या फिर श्रमिक की जगह पूंजी को बढ़ा दें, यानी उत्पादन के साधन जो है आप एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? यू आकार यानी पहले लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपकी भूमि है और आप उस पर श्रमिक, भूमि बहुत बड़ी है और एक श्रमिक काम कर रहा है तो लागत ज़्यादा आएगी। आप ये जैसे जैसे श्रमिकों को बढ़ाएंगे भूमि का अच्छे से प्रयोग होने लगेगा और लागतें घटने लगेंगी। लेकिन भूमि पर केवल 3 ही श्रमिक काम कर सकते हैं। आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो कुछ श्रमिक काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे। अब लागतें घटेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। तो जो 3 श्रमिक थे वहाँ तक अनुकूलतम संयोग था, उसके बाद आपने श्रमिकों की संख्या बढ़ाई तो अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ी। तो लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि अनुकूल पहले लागतें, जब उत्पादन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगती हैं। क्योंकि अनुकूलतम संयोग के पहले हमें बचत प्राप्त होती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद बचतें जो हैं, अनुकूलतम संयोग के पहले बचत क्या मिल रही थी कि श्रमिक जो थे, भूमि छोटी थी और ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा श्रमिक काम पे लगाए तो जो बचत थी वो किस में परिवर्तित हो गई, आवचत में, क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं कुछ बैठे हैं। तो आपकी लागतें घटने के स्थान पे क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। तो आपको केवल ये याद रखना है कि बचतों के कारण लागतें घटती हैं और बचत जब समाप्त हो जाती हैं अनुकूलतम संयोग के बाद तो लागतें बढ़ने लगती हैं। बचतें कौन सी होती हैं? पहली है तकनीकी बचत। तकनीकी बचत का अर्थ है कि आप मान लीजिए हल की जगह ट्रैक्टर से खेती करने लगें तो तकनीकी बचत के कारण पहले लागत घटेगी, लेकिन ट्रैक्टर की भी खेती जोतने की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद भी आप बहुत बड़ी भूमि पर ट्रैक्टर से काम करवाएंगे तो लागत घटने के स्थान पर क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। तो आपको केवल इतना लिखना है कि तकनीकी सुधार करने पर पहले लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद आवचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। श्रम संबंधी बचतें, श्रम संबंधी बचतों में क्या है कि श्रमिक को जब आप श्रम विभाजन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जूता एक व्यक्ति बनाए
तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति केवल तलवा बना रहा है, एक लेस बना रहा है, एक हुक बना रहा है, एक इन सबको जोड़कर जूते बनाने का काम कर रहा है, तो श्रम विभाजन होगा। श्रम विभाजन के कारण काम करने वालों की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी और लागत वक्र नीचे की ओर जाएगा। लेकिन एक सा काम करने से श्रमिकों में नीरसता उत्पन्न होगी और वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और लागतें बढ़ने लगेंगी। तो श्रम संबंधी बचतों के कारण लागतें घटती हैं। अनुकूलतम संयोग के बाद आवचतों के कारण, श्रम संबंधी आवचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। विपणन संबंधी बचतें, जब आप एक ट्रैक्टर में कोई माल बेचने ले जा रहे हैं, यदि आप ट्रैक्टर को केवल इतने से पोर्शन में माल भरें तो भी आपको पूरे ही ट्रैक्टर का किराया देना है। तो जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा माल ले जाएंगे आपकी लागतें घटेंगी। लेकिन ट्रैक्टर की भी एक सीमा है, इस सीमा के बाद आप इसमें माल ला देंगे तो हो सकता है कि माल गिरने लगे या ट्रैक्टर खराब होने लगे। तो अनुकूलतम संयोग के बाद क्या है, लागतें बढ़ने लगेंगी। प्रबंध संबंधी बचतें, आपका छोटा सा ऑफिस है, एक प्रबंधक है और वो 2 लोगों को देखता है। अब यदि आप 4 लोगों को देखें तो लागत घटेंगी। लेकिन आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते जाएं और प्रबंधक एक ही रखें तो प्रबंधक की भी एक सीमा होती है, वो सबको अच्छे से नहीं देख पाएगा और लागतें बढ़ने लगेंगी। तो प्रारंभ में प्रबंध की बचतों के कारण लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद प्रबंध की आवचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। घाटे के बजट का क्या आशय है? सरकार के बजट में दर्शाए गए विभिन्न प्रकार के घाटों का वर्णन कीजिए। देखिए, आपको घाटा कब लगता है? जब आपकी आय जो है वह कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो आपको घाटा होगा। सरकार को घाटा कब होता है? जब सरकार की आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होते हैं। तो जब सार्वजनिक आय कम हो, किससे? सार्वजनिक व्यय से, तो ऐसे बजट को उस घाटे का बजट कहा जाता है। घाटे विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला, राजस्व घाटा। राजस्व मतलब सरकार की अल्पकालीन प्राप्ति और व्ययों को राजस्व संबंधी प्राप्ति और व्यय कहा जाता है। अब राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा। यहाँ पर भी आप सार्वजनिक आय माइनस ही कर लीजिए। ये जो है यहाँ छोटा भी चलेगा कि सार्वजनिक आय कम है, किससे? सार्वजनिक व्यय से। राजस्व घाटा कब होता है? जब सरकार के हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। यानी सरकार के राजस्व व्यय अधिक हैं और राजस्व प्राप्तियाँ कम हैं। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटे को वित्तीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, लेकिन प्राप्तियों में हम उधार को छोड़ देते हैं। अब कुल व्यय में कौन कौन से व्यय आते हैं? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय यानी अल्पकालीन व्यय और पूंजीगत व्यय यानी दीर्घकालीन व्यय। राजस्व प्राप्तियां यानी अल्पकालीन प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां यानी दीर्घकालीन प्राप्तियां। उधार को हम इसमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो राजस्व घाटा क्या है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो बजटीय घाटा है उसमें हम उधार और देनदारियों को जोड़ दें तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। इसके बाद प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? ये जो राजकोषीय घाटा है उसमें हम ब्याज अदायगियों को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। घाटे का बजट लाभदायक होता है, क्यों? घाटे का बजट मतलब सरकार जो है वो व्यय ज़्यादा करती है और आय कम कमाए तो उसे हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट। इससे सरकार को लाभ क्या होगा? सरकार को लाभ ये होगा कि सरकार व्यय किस पर करेगी? गरीबों पर और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर व्यय करेगी। जब सरकार समाज के कल्याण के कार्यों पर व्यय करेगी तो उससे जन कल्याण में वृद्धि होगी। अब आय कहाँ से प्राप्त होगी? तो सरकार अतिरिक्त कर लगा के जो उसने व्यय ज़्यादा किया है उसको वसूल कर लेगी, क्योंकि सरकार तो सर्वशक्तिमान होती है। तो समाज के कल्याण के लिए सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए। घाटे के बजट के क्या लाभ हो सकते हैं? पहला है रोजगार में वृद्धि। सरकार ने क्या किया कि सड़क बनाई, पुल बनाया, तो
तो इसमें काम करने वाले लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। सरकार भले ही घाटे के बजट में रहेगी, लेकिन लोगों को रोज़गार की प्राप्ति हो सकेगी। पूंजी निर्माण में वृद्धि, ये जो सड़क बनी है, आपके पुल बना है, स्कूल बना है, हॉस्पिटल बना है, ये सब क्या है? पूंजी निर्माण है। तो इससे सरकार के पूंजी निर्माण में वृद्धि हो सकेगी। विनिमय दर का अर्थ एवं लोचपूर्ण और स्थिर विनिमय दर में अंतर। विनिमय दर क्या होती है? जैसे आप जो है 100 रुपये के बदले में आपको $1 मिले, तो विनिमय दर क्या हो जाएगी? 100:1 $। यानी एक देश की करेंसी में दूसरी देश की करेंसी की विनिमय दर को हम क्या कहते हैं? विनिमय दर। या विनिमय दर दो देशों की मौद्रिक इकाई के बीच होती है। तो विनिमय दर क्या होती है कि एक देश की करेंसी के बदले हमें दूसरे देश की जितनी करेंसी मिल सकती है, उस दर को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। स्थिर और लोचपूर्ण विनिमय दर क्या होती हैं? स्थिर विनिमय दर यानी सरकार ने ये कहा कि भाई आप 100 रुपये के बदले में $1 मिलेगा, तो ये क्या है? देश के मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित होती है। लोचपूर्ण विनिमय दर क्या होती है? ये मांग और पूर्ति की दशाओं के द्वारा विनिमय दर मान लीजिए 80:1 निर्धारित हो जाए, कुछ भी हो सकती है। ये मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर की प्रवृत्ति, स्थिर विनिमय दर स्थिर होती है। मौद्रिक अधिकारी जब परिवर्तन करेंगे तभी परिवर्तन होगा, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। विद्यमानता, स्थिर विनिमय दर किसी भी देश में नहीं पाई जाती और लोचपूर्ण विनिमय दर सभी देशों में पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के ठीक करने के अमौद्रिक उपाय। भुगतान संतुलन में असंतुलन प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए सरकार निर्यात को प्रोत्साहन दे सकती है। यदि निर्यात भुगतान असंतुलन का अर्थ क्या है? हमें दूसरे देशों को पैसा देना ज़्यादा है और हमें मिलना कम है। अब हमें दूसरे देशों को पैसा ज़्यादा ना देना पड़े और मिले ज़्यादा, इसके लिए हम क्या करेंगे? निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, भुगतान संतुलन ठीक हो जाएगा। अब निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर सकती है कि सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पे करों में कमी करे और निर्यात उद्योग को सहायता प्रदान करे। आयातों में कमी करने के लिए सरकार महंगे आयातों पर ज़्यादा टैक्स लगाए। आयात कम होंगे तो हमें दूसरे देशों को पैसा कम देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार लाइसेंस और कोटा आदि विधियों का सहारा ले सकती है। आयात प्रतिस्थापन, जिन वस्तुओं का हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उन्हें अपने ही देश में बनाने लगे तो हमें दूसरे देशों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन, यदि विदेशी पर्यटक हमारे देश में आएंगे तो वो विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, विदेशी मुद्रा हमारे भंडार बढ़ेगा तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता ठीक हो जाएगी।